जय हिंद साथी। तो आज के फिर इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने अगले दिन पार्ट 1 में औद्योगिक क्रांति और राष्ट्रवाद क्या है, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है, इसी तरह रूसी क्रांति के बारे में पढ़ा था। आज हम जानने का प्रयास करेंगे और आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है। तो आज इस सेशन में हम शीत युद्ध से लेकर और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ामों में आए और आप उन एग्ज़ामों में अच्छे से अच्छे तरीके से लिख सकें, जिससे आपका मार्क्स अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो चलिए वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आखिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध कैसे शुरू हुआ। ठीक है, तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक संघर्ष था। यह लगभग 1945 से लेकर 1991 तक चला। इसे शीत युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, लेकिन तनाव लगातार बन रहा था। अमेरिका पूंजीवादी और लोकतांत्रिक विचारधारा का संपर्क था, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देता था। मतलब यहाँ दो गुटों के बीच युद्ध हो रहा था। पहला गुट कौन था? अमेरिका था। अमेरिका जो था वो किसका सपोर्ट कर रहा था? वो पूंजीवादी और लोकतांत्रिक विचारधारा का समर्थन कर रहा था। ठीक है, पूंजीवादी और लोकतांत्रिक का। जबकि सोवियत संघ जो है साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। हम एक टॉपिक और लाएंगे जिसमें संघ के साम्यवादी विचारधारा के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, और दूसरे टॉपिक में पूंजीवादी और लोकतांत्रिक विचारधारा के पढ़ने के बारे में चर्चा करेंगे। कभी जो है उसी को हम बारे में चर्चा करेंगे, ताकि हम ये लघु उत्तरीय है तो कम शब्दों में हम अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स दे सकेंगे। कम शब्दों में हम अपने उत्तर को अच्छे से लिख सकेंगे, ताकि मेरा टाइम भी बचे और आंसर भी पूरा हो जाए। इसलिए हम उन सभी के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। दोनों देशों ने अपने अपने गुट बनाए। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो और सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा संधि बनी। ठीक है, दोनों गुट जो है अपने अपने गुट, दोनों देशों ने अपने अपने गुट बनाए। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो और सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा संधि बनी। शीत युद्ध के दौरान हथियारों की दौड़ तेज हो गई। मतलब शीत युद्ध जब हुआ ना, तो हथियार का मांग भारी डिमांड बढ़ गई। परमाणु हथियारों का निर्माण हुआ और अंतरिक्ष प्रतियोगिता भी शुरू हुई। कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध और क्यूबा मिसाइल संकट जैसी घटनाएं इसी संघर्ष का हिस्सा था। इस संघर्ष का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। अनेक देश दो गुटों में बंट गए। भारत जैसे देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन अपनाकर किसी भी गुट में शामिल न होने का नीति अपनाई। और भारत हमारा एक देश ऐसा है जो किसी भी गुट में शामिल होने के लिए कोई मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, या कोई होने का नीति ही नहीं बनाई। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त हो गया। मतलब 1991 में जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो क्या हुआ? शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। इस प्रकार शीत युद्ध आधुनिक विश्व राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना बन गई थी। अब हम आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई। आगे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो कोई दिक्कत, मतलब युद्ध पूरा हुआ। दूसरा विश्व युद्ध हुआ जो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। तो 1945 में ही क्या बना था? यूएनओ बना था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी अब देखने का प्रयास करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, कब हुई और कैसे हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की को इंग्लिश में हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएनओ। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। मतलब यूएनओ को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखें। यूएनओ में क्या किया गया था कि बहुत सारे देश को मतलब शामिल किया गया था। इसमें शामिल करने का मेन मकसद ये था कि यदि हम मान लो कि हम इसमें कोई ग्रुप में 10 देशों को शामिल करनी है, 10 देशों में से एक देश ऐसा था जो दूसरे देश पे अटैक कर दिया, तो 9 देश क्या करता था? उस पर जवाब मांगता था कि तुम उस पर क्यों हमला किया। तो इसीलिए उसको बनाया गया था, ताकि विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रख सके। द्वितीय विश्व युद्ध में भारी जनधन की हानि हुई थी। करोड़ों लोग मारे गए और अनेक देशों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई थी। इसीलिए विश्व के देशों ने महसूस किया कि भविष्य में ऐसे विनाशकारी युद्धों को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन आवश्यक है। मतलब इसलिए इसको बनाया क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो बहुत चीज़ भारी नुकसान हुए, काफ़ी लोगों को जान गए और करोड़ों लोग मर गए, जिस कारण लोगों ने यह महसूस किया कि भविष्य में हो सकता है कि इसी तरह युद्ध हो तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी देखने को मिले। तो इसलिए कुछ ऐसा बनाया जाए जो विश्व में शांति बनाए रखे और इस युद्धों को रोक सके। तो इसीलिए यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य थे कि विश्व को शांति बनाए रखना, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना,
मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। इस संगठन का प्रमुख अंग क्या था? महासभा था, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद था। सुरक्षा परिषद विश्व शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संयुक्त राष्ट्र ने अनेक शांति मिशनों, स्वास्थ्य कार्यक्रमों और मानवीय सहायता कार्यों के माध्यम से विश्व में सहयोग बढ़ाया था। WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ जैसी संस्थाएं भी इसके अंतर्गत कार्य करती थी। यानी ये सब भी क्या हुआ कि एक नया संगठन बनी थी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ही काम करते थे। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मानवता के युद्ध से बचने और विश्व में सहयोग तथा शांति स्थापित करने के लिए की गई थी। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दोनों ही शक्तिशाली देशों द्वारा कमजोर देशों पर नियंत्रण स्थापित करने की नीतियां हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। यानी दोनों क्या है कि कमजोर जो देश है उस पर अपना कब्जा जमाने की एक नीति है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। उपनिवेशवाद का अर्थ है किसी देश पर अप्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर उसे उपनिवेश बनाना। मतलब उपनिवेशवाद का अर्थ है किसी भी देश पर अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट राजनीतिक नियंत्रण करके उस पर उपनिवेश बनाना, जबकि इसमें शक्तिशाली देश अपने लोगों को उस क्षेत्र में बसाकर प्रशासन चलाता है। उदाहरण के लिए भारत पर ब्रिटिश शासन उपनिवेशवाद था। मतलब उपनिवेशवाद उसे कहते हैं जब किसी भी शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश को देख के उस पर अटैक करना, उस पर अपना कब्जा जमा लेना, फिर लोगों को उस देश में भेज देता है और वहाँ पे अपना शासन करने लगता है। जिस तरह हमारे देश पर ब्रिटिश शासन हो रहा था, जब भारत पे अटैक किया अंग्रेज़, और अंग्रेज़ क्या किया, भारत पे भी शासन करने लगा। इसी को कहते हैं उपनिवेशवाद। वही साम्राज्यवाद एक व्यापक नीति है जिसमें कोई शक्तिशाली राष्ट्र आर्थिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति के माध्यम से दूसरे देशों पर प्रभुत्व स्थापित करता है। इसमें प्रत्यक्ष प्रशासन आवश्यक नहीं होता है। साम्राज्यवाद का उद्देश्य अपने प्रभाव और शक्ति का विस्तार करना होता है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का एक रूप माना जाता है। उपनिवेशवाद में प्रत्यक्ष शासन होता है, मतलब डायरेक्ट शासन होता है, जबकि साम्राज्यवाद में अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी हो सकता है, मतलब इनडायरेक्ट शासन भी हो सकता है। दोनों नीतियों के कारण एशिया और अफ्रीका के देशों का आर्थिक शोषण हुआ। एशिया में भी बहुत सारे कमजोर देश पे डायरेक्ट शोषण हुआ, और इसी तरह अफ्रीका के भी बहुत ऐसे कमजोर देश था जिसपे लोग उपनिवेशवाद करता था या फिर साम्राज्यवाद करके शोषण किया। स्थानीय उद्योग नष्ट हुए और जनता को राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया। इस प्रकार उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में समानता होने के बावजूद उनके स्वरूप और नियंत्रण के लिए तरीकों में अंतर पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांतों की व्याख्या, यानी गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत का अर्थ है सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय का विरोध करना। यानी सही और अहिंसा के बल पर, सत्य और सही के के बल पर अन्याय का विरोध करना। मतलब जो अन्याय हो रहा है, जो लोगों को दुरुपयोग कर रहा है या लोगों को गलत उपयोग कर रहा है, उस पर विरोध करना। गांधी जी ने इस सिद्धांत को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य आधार बनाया। सत्याग्रह शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। जी दोस्तों, कि जो सत्याग्रह है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहले सत्य और आग्रह। इसका अर्थ है सत्य के लिए दृढ़ रहना। गांधी जी का विश्वास था कि हिंसा से अस्थायी समाधान नहीं हो सकता है, यानी झगड़ों से कोई भी अस्थायी समाधान नहीं हो सकता, इसलिए अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करना चाहिए। यानी इसलिए हमें आराम से काम करना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, हमें जरूर सफलता मिलेगी। सत्याग्रह के मुख्य सिद्धांत है सत्य, अहिंसा, आत्मबल और आत्मत्याग। गांधी जी मानते थे कि विरोधी को हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम और नैतिक शक्ति से बदला जा सकता है। मतलब कोई भी विरोधी को हिंसा यानी फिर झगड़ों से नहीं बल्कि उसको प्रेम से और नैतिक शक्ति से बदला जा सकता है। उन्होंने चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और दांडी यात्रा में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। इस सिद्धांत ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। सत्याग्रह का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने भी इससे प्रेरणा ली थी। इस प्रकार गांधी जी का सत्याग्रह सिद्धांत मानवता, शांति और नैतिकता पर आधारित एक महान विचारधारा थी। आगे हम देखने का प्रयास करते हैं असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जो था वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन था।
इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग समाप्त करके भारत को स्वतंत्र बनाना था। मतलब इसका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार के सहयोग को ख़त्म करना और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करना, या भारत को आज़ाद बनाना था। इस आंदोलन का मुख्य कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। इन घटनाओं से भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ। अब देखिए, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड ये सब तो आप जान रहे हैं, या खिलाफत आंदोलन, ये सब के बारे में आपको पता है। यदि आपको लगता है कि नहीं इन हत्याकांड के बारे में या इन आंदोलन के बारे में हमें सही से या पूर्ण रूप से सही से लॉन्ग आंसर चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर इन सभी को सही से डिफिनेशन के साथ आपको बताएंगे। भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत लोगों से सरकारी स्कूलों, अदालतों और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने को कहा गया। ठीक है, गांधी जी का क्या निर्णय था कि जितने भी लोग सरकारी स्कूल में जॉब करें उनको छोड़ दो, अदालत छोड़ दो और विदेशी वस्तुओं को भी बहिष्कार करो। सरकारी उपाधि लौटा दी गई, सब जितने लोग थे सब लोग सरकारी उपाधि भी लौटाने लगे। सब देसी वस्तुओं का प्रयोग पर जोर दिया गया, मतलब जो भारत में बनते हैं उसी वस्तुओं को खरीदा जाए, उसी का उपयोग किया जाए। इस आंदोलन में छात्रों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया था। मतलब जो इस आंदोलन जो हो रहा था, इस आंदोलन में क्या हुआ कि जितने भी सारे लोग हैं, छात्रों से लेकर किसानों तक, किसानों से लेकर मजदूरों तक, मजदूरों से लेकर महिलाओं तक, सभी ने बड़ी संख्या में भाग लिया और पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन बन गया। और पहली बार क्या हुआ कि ये स्वतंत्रता आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया, क्योंकि जितने भी जन हैं, जितने भी लोग हैं, सब ने हिस्सा लिया था। हालांकि 1922 में चोरा चोरी के हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा जुल्म करने लगा। चोरा चोरी हत्याकांड में थाने में आग लगा दिया, या फिर लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर बहुत उल्टा सीधा करने लगा, जिससे क्या गांधी जी को लगा कि नहीं, अगर ये आंदोलन और चलता रहे तो अंग्रेजों को भी पता चल जाएगा कि ये आज़ादी के लिए कुछ कर रहा है। इसलिए इस आंदोलन को समाप्त कर दिया ताकि लोगों फिर अभी शांत हो जाए। फिर भी इस आंदोलन का महत्व बहुत बड़ा था। इससे भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, अंग्रेजी शासन की नींव कमजोर हो गई। असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी तथा अहिंसात्मक संघर्ष की शक्ति को भी सिद्ध किया। अब हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व। आखिर भारत छोड़ो आंदोलन क्यों महत्व है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था। गांधी जी ने एक नारा दिया, जो नारा था करो या मरो। वो कब दिया था? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया था, करो या मरो, करो या मरो। यह आंदोलन दूसरे विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार भारतीय को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन शुरू करने के लिए एक बेस्ट ओपिनियन या एक बेस्ट तरीका अपना रहा था। क्यों? क्योंकि इस समय सारे लोग द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी था, तो लोगों ने प्लान बनाया कि क्या किया जाए कि लोग जब ब्रिटिश मेरे पास कब्जा कर रहा है, मेरे पास शासन कर रहा है और वो द्वितीय विश्व युद्ध में भी बिजी है, तो हम यहाँ आंदोलन जब खड़ा कर देंगे तो ना इधर आएगा ना उधर जाएगा, एक तरफ तो उसको देखना पड़ेगा, तो ये आंदोलन हमारा कामयाब हो सकता है। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध में ही यह आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व यह था कि स्वतंत्रता प्राप्ति का अंतिम और सबसे व्यापक जन आंदोलन बन गया। इसमें छात्रों, किसानों, महिलाएं और मजदूरों ने भी भाग लिया था। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए और अनेक नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। फिर भी जनता ने संघर्ष जारी रखा और हार नहीं माना। भारत छोड़ो आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारतीय जनता अंग्रेजी शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इससे ब्रिटिश सरकार पर भी दबाव पड़ने लगा। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। अंततः 1947 में भारत को आज़ादी मिल ही गई। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण बन गया था। अब हम आगे का टॉपिक देखने का प्रयास करते हैं, सुभाष चंद्र बोस का योगदान, यानी सुभाष चंद्र बोस का योगदान क्या था इस देश के प्रति या फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी नेता थे। यानी जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो शुरू हुआ उसका ये एक महान क्रांतिकारी नेता थे। उन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। उनका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को आज़ाद दिलाना था या आज़ाद करवाना था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन उनके विचार गांधी जी से अलग थे। वे अंग्रेजों को विरुद्ध अधिक कठोर नीति अपनाना चाहते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने आज़ाद हिंद फौज यानी INA का गठन किया। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा दिया था। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा किसने दिया था? तो हम बोल देंगे सुभाष चंद्र बोस ने।
उन्होंने जापान और जर्मनी की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, अंडमान निकोबार द्वीपों को आज़ाद घोषित किया और स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय युवाओं में देशभक्ति और त्याग की भावना उत्पन्न की। उनके प्रयासों से ब्रिटिश सेना में भी असंतोष फैला। लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नेता था जो युवाओं के प्रति जागरूक करता था, युवाओं को मोटिवेट करता था कि देश को कैसे हासिल करना है, देश को कैसे आज़ाद करना है, अंग्रेज़ को यहाँ से कैसे भगाना। तो ये सब चीज़ सुभाष चंद्र बोस के अंदर था। हालांकि भारत को स्वतंत्रता उनके जीवन काल में नहीं मिली, लेकिन उनके संघर्ष ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की, इसलिए वह भारतीय इतिहास के महान राष्ट्रवाद नेताओं में गिने जाते थे। अब हम देखते हैं साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। तो साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की संवैधानिक व्यवस्था की जांच के लिए बनाया गया था। इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। इस आयोग का सबसे बड़ा दोष यह था डेट इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इस साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज थे। इससे भारतीय को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय को अपमान कर रहा है, मतलब भारतीय को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने इसका जोरदार विरोध किया। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। इससे जनता में अंग्रेजों के प्रति और अधिक क्रोध फैल गया। साइमन कमीशन के विरोध का एक कारण यह भी था कि भारतीय अब स्वशासन की मांग कर रहे थे। वे अपने संविधान निर्माण में भारतीय भागीदारी चाहते थे। इस विरोध ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और मजबूत किया। बाद में नेहरू रिपोर्ट तथा पूर्ण स्वराज की मांग को बढ़ावा मिला। इस प्रकार साइमन कमीशन का विरोध भारतीय राष्ट्रीय सम्मान और स्वशासन की भावना को प्रतीक था। अब देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या है, उसको बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इस दिन जनरल डायर ने निहत्थी सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना को भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों ने मन से अंग्रेजी शासन के प्रति विश्वास समाप्त हो गया। पूरे देश में शोक और आक्रोश फैल गया। महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन तेज कर दिया। इसी परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कई भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियां लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस हत्याकांड ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। पहले जहां लोग सुधारों की आशा रखते थे, अब वे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना हुई। जनरल डायर की कठोर नीति को निंदा की गई। इस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। अब खिलाफत आंदोलन के बारे में भी हम जान लें, ताकि अगर बाय द वे एग्जाम में आ भी जाए तो हम उसको लिख सकते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद और अधिकारों की रक्षा करना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की की स्थिति कमजोर हो गई थी। ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने तुर्की के खिलाफ कठोर शर्तें लागू की। इससे भारतीय मुसलमानों में असंतोष फैल गया। इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। महात्मा गांधी ने भी हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए इसका समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ चलाए गए। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन भी किए। हालांकि बाद में तुर्की में एक खलीफा का पद खत्म कर दिया गया, जिससे यह आंदोलन कमजोर पड़ गया। फिर भी इसका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव पड़ा रहा। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया तथा राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बढ़ाने में भी सहायता की। अब हम संविधान सभा की गठन कैसे हो उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और 2-3 टॉपिक और बचा है, बस उसको भी हम खत्म कर लेते हैं। संविधान सभा का गठन भारत का संविधान बनाने के लिए किया गया था। इसका विचार सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय ने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले संविधान मतलब बनाने या संविधान सभा को गठन करने का जो दिमाग दिया था वो कौन है, या जिसके विचार में आया था उसका नाम था कौन, तो M.N. रॉय ने दिया था 1934 में। और 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। इसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि बाद में राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य चुने गए। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो था वो अस्थायी सदस्य थे, लेकिन बाद में अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिए गए। संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने में बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। इस सब तो आपको पता है, वह पहले से ही 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 का यह हमारा संविधान देश में लागू हो गया था। संविधान सभा में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व शामिल थे। इसने लोकतंत्र और समानता और न्याय पर ये आधारित संविधान तैयार किया था। इस प्रकार संविधान सभा ने आधुनिक भारत की राजनीतिक व्यवस्था की भी नींव रखी। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में भी जान लेते हैं। जब इतने चीज़ जाने तो इसको भी जानने में कुछ नहीं होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय नेताओं के सहयोग से की थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसका अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को एक राजनीतिक मंच प्रदान करना था, जहां वे अपनी समस्याओं और मांगों को सरकार के सामने रख सकें। मतलब इसका मुख्य कारण ये था कि हम अगर अपने एक गठन या कोई भी चीज़ स्थापना करते हैं तो हम अपने इस गठन या इस संस्था के द्वारा हम सरकार को अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए आक्रोश कर सकते हैं या उससे हम मांग कर सकते हैं कि हमारे इन समस्याओं को हल करें। उस समय अंग्रेजी शासन भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना रहा था। शिक्षित भारतीय राजनीतिक अधिकार और प्रशासन में भागीदारी की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने शुरू में शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से सुधार की मांग की। बाद में यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख नेतृत्वकर्ता बन गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया। कांग्रेस ने भारतीय में राष्ट्रीय चेतना, एकता की भावना विकसित की। इनके प्रयासों से स्वतंत्रता आंदोलन को संगठन दिशा मिली। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए की गई। अब लास्ट टॉपिक है बंगाल की। ये बंगाल और पश्चिम बंगाल में बट गया। ब्रिटिश सरकार उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताना था, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना था। इसलिए भारतीय ने इसका विरोध किया। बंगाल विभाजन का सबसे बड़ा प्रभाव स्वदेशी आंदोलन का शुरू होना था। लोगों ने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया। इस घटना से राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली। छात्रों, महिलाओं और युवाओं ने आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। भारतीय में राष्ट्रीय चेतना और एकता की भावना मजबूत हो गई। कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय का प्रभाव बढ़ा। लगातार विरोध के कारण 1911 में ब्रिटिश सरकार को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। इस प्रकार बंगाल विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ, जिससे स्वतंत्रता संघर्ष का अधिक व्यापक शक्तिशाली बना। स्वदेशी आंदोलन क्या था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन था। इसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो और भारतीय वस्तुओं को उपयोग करो। इस आंदोलन के दौरान लोगों ने विदेशी कपड़ों को होली जलाई, भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, स्वदेशी शिक्षा संस्थान तथा राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना भी की गई। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन में छात्रों, महिलाओं और व्यापारियों ने भी सब लोग ने भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन केवल आर्थिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। इससे भारतीय उद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना और आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। लोगों को यह एहसास हुआ कि वे संगठित होकर अंग्रेजी शासन का विरोध कर सके। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, फिर भी इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। बाद में गांधी जी के आंदोलन में भी स्वदेशी और बहिष्कार नीतियों का अपनाया गया। इस प्रकार स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण बन गया था। तो दोस्तों, मैंने हिस्ट्री सेमेस्टर 7 के सारे लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल कर दिया। अब यदि आपको लगता है कि नहीं हमको ये देख के जाना है, यदि आप इस वीडियो को देख के जाते हैं, हमने एग्जाम में बैठते हैं, तो आप अपने एग्जामों में अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चनों के द्वारा और अपने से खुद लिख सकते हैं। तो बस आज का वीडियो बस इतना। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना आए, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा दोस्त भी अच्छा नंबर ना आए तो अपने दोस्तों के पास यह वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।